प्रणाम। आज की कृष्णेंद्र कथा में आप सभी का स्वागत है और आशा है कि कुछ कुछ जानकारी हम लोग शेयर कर पा रहे हैं आपसे और कृष्णेंद्र कथा के माध्यम से। और अगर आपके कोई भी सवाल हो तो आप हमारे से पूछ सकते हैं। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि आपके सवालों के ठीक ठीक उत्तर दे दिए जाएं। ठीक हमारी तरफ से ठीक है, आपको ये वेरीफाई करना है, आपको अपनी योग्यता के आधार पर वेरीफाई करना है कि हम जो कह रहे हैं उसमें कितना फैक्ट्स हैं, मतलब उसको समझना कितना सरल है या मुश्किल है, कठिन है, या उसको समझने के लिए डिस्कशंस की जरूरत है, डिबेट की जरूरत है, चर्चा की जरूरत है। तो ये सब चीज़ें हमें आपस में मिलकर ही सेट करनी पड़ेंगी, समझनी पड़ेंगी। और इसी दिशा में एक प्रयास हमारा कृष्णेंद्र कथा के माध्यम से शुरू किया था हम लोगों ने 24 दिसंबर से, जो निरंतर चल रहा है अभी तक और आशा है कि वो चलता ही रहेगा आगे, क्योंकि आप लोगों का सहयोग, आप लोगों के प्रश्न उत्तर जो है इसमें हमें इन्वॉल्व रखते हैं और हमें रिसर्च का एक चांस मिलता रहता है। जो आपके सवालों के जवाब देने हैं, उनके जवाब ढूंढने में, खोजने में जो भी हमें समय लगता है, हम अपने समय का सदुपयोग कर पा रहे हैं, कर रहे हैं, कर पा रहे हैं और शायद करते रहेंगे। क्यों? क्योंकि इस पृथ्वी पर आज की अगर हम बात करें तो ऑलमोस्ट 800 करोड़ की जनता है। 800 करोड़ की जनता में अगर एक सवाल पर पर्सन भी लगाएं तो 800 करोड़ सवाल तो हो ही गए। हो सकता है उसमें से कुछ रिपीट हो, कुछ डुप्लीकेट हो, ये मैं नहीं कह सकता, पर क्योंकि हर इंसान अलग है, हर इंसान, ईच पर्सन, एनी जेंडर, कुछ ना कुछ फर्क है ही सब में। शक्ल एक जैसी नहीं है, तकरीबन एक जैसी होगी पर एक जैसी नहीं है। प्रकृति एक जैसी होने का सवाल ही नहीं है। और प्रवृत्ति, उसको तो कोई पूछता ही नहीं है। वो तो मतलब संभावना ही नहीं है कि आपकी प्रवृत्ति और प्रकृति और शक्ल तीनों चीजें एग्जैक्टली सेम हो। यह संभव ही नहीं है। इमेजिन कितना परफेक्ट सिस्टम डिजाइन किया है बनाने वाले ने कि आप अपनी रेप्लिका नहीं बना सकते, आप अपनी कॉपी नहीं बना सकते, आप अपनी कॉपी भी नहीं बना सकते हैं। कोई संभावना ही नहीं है कि आप अपनी कॉपी बना लो। कॉपी तक बनाने की संभावना नहीं है। और यह बात ब्रह्मा जी ने बताई, समझाई, पर हमें समझ नहीं आई, या हमें समझ आई, हमने समझना नहीं चाहा, क्योंकि हमें ये 3 पैरामीटर टेस्ट करने पड़ेंगे। वो ना ब्रह्मा, विष्णु, महेश, 3 नाम लिए जाते हैं। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, और इनके अंशों से मिलकर के बने दत्तात्रेय। दत्तात्रेय तीनों के अंशों से मिलकर बने थे। तो ये 3 अंश क्या है? ब्रह्मा, शक्ल, फिजिकल बॉडी, जो शक्ल दिखाई देती है, इसका निर्माण किया ब्रह्मा जी ने। फिर विष्णु, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। फिर है विष्णु। विष्णु क्या है? विष्णु क्या है? विष्णु है आपकी प्रकृति। और महेश क्या है? आपकी प्रवृत्ति। और तीनों चीजें एग्जैक्टली सेम हो दो लोगों की, यह संभव नहीं है। ये
प्रिसाइजली ब्रह्मा जी ने बताया। ब्रह्मा जी ने मानस पुत्र बनाया। ब्रह्मा जी ने पहला जो क्रिएशन करी वो थे नारद। वो उन्होंने अपनी कॉपी बनाई थी, एग्जैक्टली अपनी कॉपी बनाई थी उन्होंने अपनी। क्यों? क्योंकि उनके पास और कुछ था ही नहीं देखने को। 5 तत्व थे, 24 मॉलिक्यूल थे, पंचभूत थे, पंच महाभूत थे। क्या था उनके पास, क्या नहीं था, इसके बारे में जानकारी है या नहीं है पता नहीं मेरे को, या जानने की जरूरत है कि नहीं है पता नहीं मेरे को। बट जब उन्होंने निर्माण क्रिया शुरू की तो अपने को देखा पानी में। पानी में बैठे होते हैं तो उनको अपना चेहरा दिखाई दिया। अब इमेजिन, उनको अपना चेहरा दिखाई दिया, पर जब उन्होंने उसको क्रिएट किया, बनाया, तो वो स्वयं नहीं बन पाए, अपने आप को नहीं बना पाए, वो कॉपी नहीं बना पाए अपनी। तो वो उन्होंने बताया कि अपनी कॉपी बनाना संभव नहीं है। इंसान अपनी कॉपी नहीं बना सकता, किसी भी हालत में नहीं बना सकता, किसी भी कंडीशन में नहीं बना सकता। क्यों? क्योंकि 3 पैरामीटर्स, शक्ल, सूरत, प्रकृति और प्रवृत्ति, ये तीनों चीजें एग्जैक्टली सेम होनी चाहिए, जो कि संभव नहीं है। इसीलिए 84 लाख तरह के शरीर संभव है। यहां पर बात शरीरों की हो रही है, प्रकृति और प्रवृत्ति की तो बात ही नहीं हो रही है। थोड़ी बहुत प्रकृति की बात भी कर भी लेते हैं हम लोग, पर प्रवृत्ति की तो कर ही नहीं सकते, संभावना ही नहीं है कोई। इसीलिए 84 लाख पे तो वो हो सकता है कि अभी चलो 84 लाख मान लो, मानने को तैयार है नहीं अभी, पर मान लो। और बहुत सिंपल गणित है, समझना कोई मुश्किल काम नहीं है। एक इसमें ना एक इशू है, छोटा सा इशू है। 84 लाख योनियां है, ये तो ठीक है, उसका मैथमेटिक्स भी है, लेकिन समुद्र मंथन में जो कुछ आया वो क्या था? क्या वो योनियां थी, पहले से योनियां डिफाइंड थी, उसमें से कुछ थी, या कुछ नया था? समुद्र मंथन में हमें 16 चीजें मिली हैं। हुआ कब ये नहीं मुझे पता, जब भी हुआ हो, मिली 16 चीजें हैं ये पता है। क्या? तो हम लोग बात कर रहे थे कि हम लोग कृष्णेंद्र कथा के माध्यम से समझने की कोशिश कर रहे हैं जीवन को, लाइफ को, कि जिंदगी को ईच इंडिविजुअल आई एम टॉकिंग, ईच इंडिविजुअल ह्यूमन बींग्स, आइदर जेंडर, इररिस्पेक्टिव ऑफ द जेंडर, जीवन में रिजेक्शन को कैसे जीरो करें और वेस्टेज को कैसे मिनिमाइज करें, और वेस्टेज को रिसाइकिल कैसे करें। और क्या रिजेक्शन वेस्टेज है? क्या रिजेक्शन वेस्टेज है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। हम लोग क्योंकि जीरो एमिशन टेक्नोलॉजीज पर काम करते रहे हैं और हमारा एक्सपीरियंस सारा का सारा जीरो एमिशन टेक्नोलॉजी पर है, तो जीरो एमिशन टेक्नोलॉजी में हम लोग वेस्टेज की बात कर रहे हैं, रिजेक्शन की बात कर रहे हैं? यह बड़ा कंफ्यूजन रहता है
कि जीरो एमिशन टेक्नोलॉजीज में हम लोग चर्चा कर किस बात पर रहे हैं? ये कैसे समझ आएगा हमें कि हम चर्चा किस बात पर कर रहे हैं? जीरो एमिशन की बात तो कर ली हमने, बट आर वी टॉकिंग अबाउट रिजेक्शन? के जीरो रिजेक्शन होनी चाहिए, और आर वी टॉकिंग अबाउट जीरो वेस्ट होनी चाहिए? तो ये बहुत गूढ़ प्रश्न है, और जब तक इसका जवाब ना समझ लें तब तक हम कुछ भी करते रहे बेकार है। हमारा कोई भी रिसाइकलिंग सिस्टम परफेक्ट नहीं हो सकता। रिजेक्शन कैन नॉट बी वेस्टेज, but you can always consider it as wastage. Rejection is not wastage. Mind it. So, rejection can be definitely reduced to zero, or I would say near zero. अभी अगर आप 50 की वेस्टेज होती है तो हम उसको 2 पर ला सकते हैं, 1 पर ला सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सारा सिस्टम यही करने पर लगा हुआ है। एआई के माध्यम से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से हम लोग रिजेक्शन को ही कम करने में लगे हुए हैं। वेस्टेज की तो कोई चर्चा है ही नहीं, वेस्टेज के ऊपर तो कोई बात ही नहीं कर रहा, वेस्टेज के बारे में तो कोई डिस्कशन है ही नहीं मार्केट में। रिजेक्शन को कम करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का विकास किया जा रहा है, जबकि रिजेक्शन को कम करना संभव नहीं है। जीरो करना संभव नहीं है, रिजेक्शन को जीरो करना संभव नहीं है, पर कम किया जा सकता है डेफिनेटली। परंतु वो करने के लिए हमें पहले अपनी रियल लाइफ को समझना पड़ेगा। आर्टिफिशियल तो बहुत दूर की बात है, पहले रियल लाइफ को समझना पड़ेगा। और रियल लाइफ में वेस्टेज जो है जेंडर बेस्ड है। मतलब आर यू सरप्राइज्ड कि वेस्टेज इन रियल लाइफ इज जेंडर बेस्ड? Male has some other kind of wastage, females have some other kind of wastage. There's a tremendous difference between the two. हमें यह बात अभी तक समझ में ही नहीं आई, हम इस बात पर चर्चा ही नहीं कर पाए, हमें पता ही नहीं है कि हम क्या कह रहे हैं। कि वेस्टेज, रियल लाइफ में वेस्टेज जेंडर बेस्ड है। वेस्टेज कहा जाता है जो नेचर ने कहा है कि भैया ये काम तो होगा ही, आप इसको रोक नहीं सकते। क्या नेचर वेस्ट करती है? कहते हैं कि अगर आप जमीन पर खेती ना करो, सोचो मैं क्या कह रहा हूं, समझो इस बात को, कि यह कहा जाता है कि अगर आप जमीन पर खेती बाड़ी ना करें तो जमीन अपने आप को घास फूस और जंगल से भर लेती है। इसका अभिप्राय क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि नेचर द्वारा कभी भी कोई भी चीज अगर दी गई है तो उसका उपयोग करने के अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। उसको उपयोग करने के अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। नेचर ने वेस्टेज,
जेंडर बेस्ड दिया तो जेंडर बेस्ड दिया, आपको समझना पड़ेगा कि वेस्टेज जेंडर बेस्ड होती है। वेस्टेज का जेंडर होता है, मैं ये नहीं कह रहा हूं अभी, क्योंकि अभी इस डिटेल में हम लोग गए नहीं है, पर जेंडर बेस्ड वेस्टेज होती है, ये पक्का है। अभी बड़ी अजीब सी बात हो गई है, ये बहुत चर्चा जो है कहीं चली गई है, कहां चली गई है देख लो आप, कि वेस्टेज इटसेल्फ इज जेंडर बेस्ड। I don't know whether we should look for that wastage has a gender or not, but wastage is gender based, ये डेफिनेट है। और फीमेल कम्युनिटी की वेस्टेज ज्यादा निकलती है मेल के कंपैरिजन में। कारण सिंपल सा कारण है कि फीमेल के पास सेंसेस ज्यादा है, आपके पास सेंसेस कम है, पुरुष के पास सेंसेस कम है। तो वेस्टेज तो ज्यादा निकलेगी ही, क्योंकि वेस्टेज सेंसेस से ही तो निकल रही है। अब ये समझो कि प्रदूषण जो है वो वेस्टेज से है या रिजेक्शन से है। प्रदूषण जो है वो वेस्टेज से है या जेंडर से है, ओ सॉरी, वेस्टेज से है या रिजेक्शन से है। तो वेस्टेज जो है वो इनएविटेबल है, उससे हम छूट नहीं सकते। वेस्टेज इनएविटेबल है, नेचर द्वारा दी गई है, प्रकृति द्वारा दी गई है। वेस्टेज कम कर सकते हैं, जीरो नहीं कर सकते। रिजेक्शन जीरो भी कर सकते हैं। अब यहां पर यह समझो कि पृथ्वी, जब वो बताया जैसे कि जमीन जो है कहीं पर भी अगर खाली छोड़ दो तो अपने आप को घास फूस से भर लेती है। क्या ऐसा है? क्या यह बात सही है? इज इट ए फैक्ट? आई डोंट थिंक सो, बिकॉज रेगिस्तान, वहां तो खाली है जमीन, वहां पर तो घास फूस होती नहीं है। क्यों? और जो घास फूस है उसको क्या हम वेस्टेज मान सकते हैं? पृथ्वी की वेस्टेज क्या है? आफ्टरऑल पृथ्वी तो वेस्ट करती होगी कुछ ना कुछ, जब इनपुट लेती है तो आउटपुट तो देती ही होगी। तो हमने जो बात उठी कि वेस्टेज और रिजेक्शन में क्या फर्क है और क्या वेस्टेज जीरो करी जा सकती है। हमारा ना आज का जो टॉपिक हमने लिया है, वैसे ये सारा मैंने इसलिए बताया कि वेस्टेज जेंडर बेस्ड है। जो नेचर की वेस्टेज है, नेचर ने जो वेस्टेज का वो दिया है वो जेंडर बेस्ड है। तो ये सारी जो कहानी मुझे सुनानी पड़ी अभी तक की, वो इसलिए सुनानी पड़ी कि हमारा आज का जो टॉपिक है वो क्या है? विवाह। हमारा आज का टॉपिक है विवाह। कृष्णेंद्र कथा के माध्यम से हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये विवाह क्या है, मैरिज क्या है ये। तो अब नेचुरली हमें हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। विवाह में
विवाह एक्चुअली चाहिए किसको? पहली बात तो यह है कि विवाह का मतलब क्या है? विवाह का मतलब है दो लोगों का साथ। विवाह का मतलब है दो लोगों का साथ। अब देखो मैंने क्या कहा यहां पर कि दो लोगों का साथ, पर मैंने जेंडर की कोई बात करी नहीं है, जेंडर के बारे में कुछ नहीं कहा है। तो सवाल यह आया कि विवाह क्यों? तो कुछ अंग्रेजी फिल्में देखी जाती थी। फिल्में देखते ही हैं सारे के सारे, फिल्म इंडस्ट्री इतनी बड़ी वो इंडस्ट्री है, तो वो बनाते हैं कुछ तो देखा जाता है। तो इंग्लिश फिल्मों में जब ये मैरिज को क्या कहते थे, मैरिज क्या होता था कि दो पार्टनर बन रहे हैं, दे आर मैरिंग टू ईच अदर। मैरिज मीन्स पार्टनरशिप। दैट इज व्हाट इंग्लिश मूवी इज टोल्ड। तो दो लोग चाहिए अगर मैरिज करनी है तो। मैरिज का मतलब है, विवाह का मतलब है दो लोग चाहिए। और जब हम सनातन कल्चर की बात करते हैं, सनातन सभ्यता की बात करते हैं, सनातन कल्चर की टेक्नोलॉजीज की बात करते हैं, तो विवाह एक होना चाहिए और दो अलग जेंडर्स का होना चाहिए। तो विवाह एक प्रोजेक्ट नहीं है। विवाह एक प्रोजेक्ट नहीं है। जब वो मूवीज की बात करते हैं तो वहां पर दे आर टॉकिंग अबाउट पार्टनरशिप फॉर ए पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। तो उसने उसको प्रपोज किया, उसने एक्सेप्ट किया और पार्टनरशिप हो गई, और कल को टूट गई तो कोई बात नहीं। इट्स नॉट ए कॉन्ट्रैक्ट। पार्टनरशिप इज नॉट ए कॉन्ट्रैक्ट। पार्टनरशिप इज वी टू एग्री टू एग्जीक्यूट पर्टिकुलर टास्क। और फिर कहीं पर लोगों ने पार्टनर इसको मैरिज को कॉन्ट्रैक्ट बना लिया। तो तीन वो हो गए अगेन, एक विवाह डिफरेंट जेंडर्स, एक विवाह पार्टनरशिप, और एक विवाह कॉन्ट्रैक्ट। जिसको जो सूट करे, मर्जी है। तो हम ये समझने की कोशिश एक्चुअली कर रहे हैं कि तीनों में से कौन सा, या ये है भी जरूरी कि नहीं, विवाह का मतलब क्या है भाई? अभी पीछे कहीं चर्चा हो रही थी, बात हुई, तो मैंने कहा कि अगर, मैंने कहा था शायद, हाँ, हम कुछ बात कर रहे थे शंख टेक्नोलॉजी के ऊपर, तो कि अगर मान लो इंडिविजुअल की उम्र 150 साल हो जाए, 150 साल हो जाए, संभव है? वो है 140 साल के तो लोग तो मैंने देखे हैं, 130 140। यदि उम्र 150 साल हो जाए तो जनसंख्या तो अनलिमिटेड हो जाएगी। क्या ये बात सही है कि अगर उम्र 150 साल हो जाए तो जनसंख्या अनलिमिटेड हो जाएगी? तो यहां पर बहुत
नेचर का जो सिस्टम समझा, क्यों नेचर की बात करी गई और नेचर ने क्या दिया, वेस्टेज और रिजेक्शन की बात करी गई, ये क्यों करी गई? पहले सिर्फ इसीलिए कि नेचर ने सिस्टम ऐसा बनाया है कि जनसंख्या का एक नेचुरल कंट्रोल दिया है। नेचुरल कंट्रोल दिया है और वो नेचुरल कंट्रोल दिया तो इसीलिए वेस्टेज और रिजेक्शन जेंडर के आधार पर हो गई। जेंडर, किस जेंडर की क्या वेस्टेज है, क्या रिजेक्शन है, जेंडर आधारित हो गई। और तो अब देखो, कमाल देखो कि जिसकी वेस्टेज ज्यादा है, क्यों? क्योंकि उसकी सेंसेस ज्यादा है। सेंसेस ज्यादा है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है। और नेचुरल सी बात है कि अगर आप कोई सिस्टम बना रहे हो, प्रोडक्शन कर रहे हो, तो उसमें ज्यादा प्रोडक्शन करोगे तो वेस्टेज ज्यादा होगी। ये तो नेचुरल है। हर जगह पर आप देख लो कि वेस्टेज आपकी बढ़ती, जहां पे आप ज्यादा प्रोडक्शन करोगे वहीं पे वेस्टेज ज्यादा होगी। आप किसी भी इंजेक्शन मोल्डिंग की प्लास्टिक इंडस्ट्री में चले जाओ, किसी भी, इररिस्पेक्टिव, तो हर पीस जो बन रहा है, ईच पीस हैज ए वेस्टेज connected with it. It is integrated part of it. And you have to remove that wastage. तो ऑब्वियस हो गया ना कि जितनी ज्यादा क्वांटिटी बनाओगे उतनी ज्यादा ही वेस्टेज निकलेगी। तो जितनी वेस्टेज ज्यादा निकलेगी, नेचुरली उसको रिसाइकिल, हैंडल करना तो पड़ेगा ही, कोई हल तो है नहीं, करना ही पड़ेगा। एक हेल्दी फीमेल अपनी पूरी जिंदगी में कितने बच्चे डिलीवर कर सकती है? तो आप उठा करके देखो रिकॉर्ड कि किसी एक पर्टिकुलर महिला ने अभी तक मैक्सिमम कितने बच्चे डिलीवर किए। महिला की बात कर रहा हूं मैं, डिलीवर महिला करती है। एक महिला ने मैक्सिमम कितने बच्चे डिलीवर किए और एक पुरुष ने मैक्सिमम कितने बच्चे डिलीवर किए, पैदा किए। अगर हम इस गणित को देखें और समझें तो मैक्सिमम मेरे ख्याल से 20 बच्चे एक फीमेल ने डिलीवर किए नहीं होंगे। जबकि एक पुरुष अनगिनत बच्चे डिलीवर कर सकता है, अनगिनत। अब यहां पर फर्क क्या है? अगेन, कि पैदा करना और डिलीवर करना दो अलग अलग चीजें हैं, बिल्कुल एब्सोल्युटली इंडिपेंडेंट। अब सोच लो कि पैदा करने की जिम्मेदारी किसकी है और डिलीवर करने की किसकी है? बाय नेचर, बाय द ऑर्डर्स ऑफ नेचर। तो जनसंख्या बढ़ती है अनलिमिटेड, तो उसके लिए पुरुष रिस्पॉन्सिबल है।
इसीलिए सनातन कल्चर, सनातन टेक्नोलॉजीज कहती हैं एक विवाह, जेंडर कोई भी हो, मतलब वैसे तो दूसरे जेंडर से एक विवाह। और राम जी ने, श्री राम जी ने, अयोध्यापति राम जी ने निष्ठा चक्र का विधान बताया, निष्ठा चक्र के बारे में जानकारी कराई। वो पुरुष और स्त्री दोनों में होता है, निष्ठा चक्र सब में होता है, बस उसको जागृत करना पड़ता है। तो ये सब बातें मैं क्यों बता रहा हूं? उसका एकमात्र कारण है, एकमात्र कारण है उसका कि विवाह को हमें समझना ही पड़ेगा। और विवाह की जो पूर्णता है वो निष्ठा चक्र पे निर्भर करती है। और सनातन टेक्नोलॉजीज ही अवेलेबल है, उपलब्ध है, जो आपको निष्ठा चक्र को ज्ञान करवाती है। उसके प्रोसीजर दिए हुए हैं, जो उन प्रोसीजर को यूज करना पड़ता है आपको अपने निष्ठा चक्र के लिए। और वो आपकी उम्र के पड़ावों के हिसाब से है, एज के हिसाब से है कि आपका एज कितना है और किस अवस्था में हो आप अभी, तो उसके हिसाब से प्रोसीजर आपको चलाना पड़ेगा। मैं आपको ये आप देख रहे हो, ये है दशांग चक्र, ये भी हर प्राणी में उपलब्ध होता है। और सॉरी, मैं एक इमेज डाल रहा था, इसमें इमेज दिखाने की कोशिश कर रहा था आपको। क्या दिखा रहा था? हाँ जी, ये देखिए 7 फेजेस ऑफ लाइफ डिफाइन करे गए हैं, और ये एशो सिविलाइजेशन में डिफाइन करे गए हैं। उससे पहले का पता नहीं है मेरे को क्या था क्या नहीं था। ये तो नहीं था डेफिनेटली। अगर मैं ये देख करके समझ करके चलूं तो एक महिला 3 साल में एक बच्चा देती है, डिलीवर कर सकती है। अगर हेल्दी बच्चा चाहिए, ठीक ठाक बच्चा चाहिए, नॉन कंफ्यूज्ड बच्चा चाहिए, 3 इयर्स, गर्भकाल 3 साल का बताया गया है। और जो मैक्सिमम स्पैन है फीमेल का डिलीवरी का, वो पता है कितना है? मैक्सिमम एट बेस्ट 40 इयर्स। परफेक्ट लाइफ स्पैन अगर कहें फीमेल का विद रिस्पेक्ट टू डिलीवरी, तो दैट इज 40 इयर्स, 14 to 54। पीरियड्स, मेंसेस का साइकिल शुरू होता है 40 से और 14 से, और खत्म होता है 54 पर। 40 साल का मेंसेस साइकिल बताया गया है। अल्टीमेट सर्वोत्तम मेंटल मेंसेस का साइकिल की ड्यूरेशन 40 इयर्स होनी चाहिए। तो आप देख लो कि 12 या 13 बच्चे ही डिलीवर कर पाती है एक फीमेल। तो ये 7 फेजेस ऑफ लाइफ बताए गए हैं, और इनके साथ के साथ फेजेस के प्रोसीजर्स दिए गए हैं कि किस फेज में कौन सा प्रोसीजर करोगे तो आपकी जिंदगी बढ़िया चलेगी, उत्तम जिंदगी बिताओगे, कष्ट मुक्त जिंदगी बिताओगे, आनंद पूर्वक जिंदगी बिताओगे, लग्जूरियस लिविंग होगी आपकी।
अब मैं आपको एक और इमेज दिखाने की कोशिश करता हूँ, अगर है मेरे पास तो, होनी तो चाहिए। कहाँ गया हुआ? ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, हाँ ये है। ये देखिए, यहां पर परिवार आ गया बीच में। ये निष्ठा चक्र है जो राम जी का दिया हुआ है, और राम रचित परिवार, यानी कौन स्त्री नहीं चाहती कि उनके बच्चे लव और कुश जैसे हों। कौन कन्या नहीं चाहती कि मैं राधा बनूं और मुझे कृष्ण मिले। कौन ऐसा पुरुष नहीं है, लड़का नहीं है, मेल नहीं है, जो नहीं चाहता कि उसको वो सुदामा बने और कृष्ण की मित्रता मिले, उसको गोप बने। सुदामा से भी बेटर गोप बने। सुदामा और गोप में क्या फर्क था? सुदामा और गोप में क्या फर्क था कि सुदामा को तो कृष्ण की मित्रता मिली बहुत ही थोड़े से समय के लिए, वो भी उस समय के लिए जब दोनों समझदार थे कि उनको मित्रता करनी है कि नहीं करनी है। ये उनके हाथ में एक वो थी, कंट्रोल उनका अपने हाथ में था कि मित्रता मुझे करनी है कि नहीं करनी है। प्राकृतिक मित्रता नहीं थी उनकी, चुनी हुई मित्रता थी। सुदामा और कृष्ण की मित्रता चुनी हुई थी, बाय चॉइस थी, बाय नेचर नहीं थी। लेकिन गोपों की मित्रता, गोपियों की मित्रता बाय नेचर थी। अब दोनों में फर्क क्या है, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे अगले किसी समय में। इस कथा में नहीं, इस कथा का विषय ये है नहीं। तो हम लोग जो बात कर रहे थे, समझने की कोशिश कर रहे थे, जैसा कि 3 वो बताए गए, विवाह अलग जेंडर से, या विवाह प्रोजेक्ट की तरह से, या विवाह कॉन्ट्रैक्ट की तरह से। अगर विवाह कॉन्ट्रैक्ट की तरह से है तो वो टूटा हुआ है समझो, उसकी ड्यूरेशन फिक्स है। कॉन्ट्रैक्ट जो है वो तो बिल्कुल एक पर्टिकुलर टाइम के लिए होते हैं, उसमें मेंटेनेंस का कोई सिस्टम नहीं होता है कॉन्ट्रैक्ट में। वो तो मेंटेनेंस के लिए अगर आप कॉन्ट्रैक्ट दोगे, अगेन मेंटेनेंस का कॉन्ट्रैक्ट फिर से देना पड़ेगा आपको। पहले बनाने का कॉन्ट्रैक्ट दोगे, फिर मेंटेनेंस का कॉन्ट्रैक्ट दोगे। लेकिन जब प्रोजेक्ट की बात होती है तो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है, काम खत्म। उसके बाद दोबारा आप उस प्रोजेक्ट पर नहीं जाते हो, नए प्रोजेक्ट पर जाते हो। और तीसरा है दूसरे जेंडर से विवाह। तो राम रचित परिवार जो बताया गया है, राम जी ने कहा कि विवाह सिर्फ उससे करो जिसके प्रति आपको निष्ठा हो और आपके प्रति उसको निष्ठा हो। निष्ठा यानी सिंसियरिटी। अगर आपको प्रोजेक्ट के प्रति निष्ठा है, सिंसियरिटी है, तो जरूरी नहीं है कि आपको दोनों को अपने एक दूसरे के प्रति सिंसियरिटी हो। वो कहते हैं कि 2 क्रिमिनल आपस में बहुत एक दूसरे के ऊपर भरोसा करते हैं। तो इसका कारण क्या है?
कि उनको पता है कि दूसरा वाला मुझे जब भी मौका मिलेगा मार देगा, तो उनको भरोसा है कि वो सामने वाला मुझे अभी चाहे टेम्परेरीली फायदा दे पर फाइनली नुकसान ही देगा। और कॉन्ट्रैक्ट मानते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट है तो मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट को हर बार रिपीट करना पड़ेगा, डिपेंडिंग ऑन हर साल रिपीट करना है, हर 6 महीने में रिपीट करना है, हर 5 साल में रिपीट करना है, आपकी मर्जी है। वो कॉन्ट्रैक्ट तो मर्जी के ऊपर है। कॉन्ट्रैक्ट कैन बी एनफोर्स्ड ऑल्सो, प्रोजेक्ट कैन नॉट बी एनफोर्स्ड। प्रोजेक्ट बाय चॉइस and separate different genders by nishtha and contract by choice or enforced. This is the these are the implications, these are the things. One can go any way, whichever way he likes or she likes or society likes. वही बात है कि जब राम रचित परिवार की बात करते हैं तो निष्ठा युक्त है, तो दोनों को एक दूसरे के प्रति निष्ठा होनी चाहिए। दोनों को एक दूसरे के प्रति निष्ठा होनी चाहिए। और प्रोजेक्ट में प्रोजेक्ट के प्रति निष्ठा होनी चाहिए, आपस में हो या ना हो। और कॉन्ट्रैक्ट में निष्ठा पर है ही नहीं, समय पर निर्भर करता है। कॉन्ट्रैक्ट्स आर डिपेंडेंट ऑन टाइम, प्रोजेक्ट्स आर बाय चॉइस एंड different gender marriage vivah is by nishtha. So these are the foundations of marriage. 3 type of foundations are there. Pick any whichever suits you best. तो अगर हम भारत की बात करें, अब हम भारत की बात करते हैं, भारत देश की बात करते हैं, तो यहां पर स्वयंवर की प्रथा थी। सीता जी का विवाह हुआ, स्वयंवर था। पर रुक्मिणी का विवाह, हाँ रुक्मिणी का विवाह हुआ, स्वयंवर था। नहीं तो कृष्ण तो राधा से विवाह ना करते। राधा और कृष्ण की तो जोड़ी बहुत मशहूर है, पर राधा के साथ विवाह नहीं हुआ, स्वयंवर की प्रथा थी। तो स्वयंवर की प्रथा शुरू किसने कराई? स्वयंवर की प्रथा शुरू कराई थी ब्रह्मा जी ने। वरदान दिया था कन्या को, वरदान दिया था कन्या को कि तुम जिसको चाहोगी जब चाहोगी बुला सकती हो। तो यहां पर सारा का सारा जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, हर चीज कन्या को दे दी गई थी। और पिता या भाइयों का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो ये थी कि जिसको भी कन्या कहे उसके साथ उसका विवाह कर दिया जाता था। तो विवाह क्या कर दिया जाता था? उसको सौंप दिया जाता था। और टेस्ट लेते थे, पिता और भाई टेस्ट लिया करते थे कि जिससे हम विवाह कर रहे हैं उसका वो क्या है। जैसे कि आज की तारीख में अगर मैं अपनी लड़की का विवाह करना चाहता हूं तो नेचुरली लड़का देखूंगा ना, टेस्ट करूंगा ना कि लड़का कैसा है, क्या करता है, कैसे करता है, कितना कमाता है, लड़की को रख पाएगा कि नहीं रख पाएगा, दोनों में आपस में बनेगी कि नहीं बनेगी। क्यों? क्योंकि निष्ठा नाम के शब्द की ज्यादा जानकारी नहीं है।
तो वो राम जी ने दिया था, और राम जी ने क्या दिया इसके बारे में पता ही नहीं है। राम जी ने निष्ठा चक्र दिया था, निष्ठा चक्र का सारा ज्ञान कराया कि राम रचित परिवार ऐसे बनेगा, इसके बारे में कोई जानकारी उपलब्ध ही नहीं है। तो मैं अपनी लड़की के लिए लड़का देखने जा रहा हूं, या लड़के के लिए लड़की देखने जा रहा हूं, तो मुझे यही नहीं पता कि मेरे लड़के में या मेरी लड़की में निष्ठा है कि नहीं है, अपने प्रति निष्ठा है कि नहीं है, अपने ही प्रति, परिवार के प्रति तो बात की बात है। तो निष्ठा चक्र जागृत होगा तो इसका मतलब है कि उसके अपने प्रति निष्ठा है। पार्वती ने यही बताया था, पार्वती ने तपस्या की थी तो निष्ठा चक्र जागृत करने की ही तपस्या की थी। और शंकर को प्राप्त किया। और फर्क देखो, शंकर को निष्ठा थी या नहीं थी पता नहीं है, पर पार्वती को इतना कॉन्फिडेंस था कि मेरी निष्ठा जागृत है तो मुझे पता लग जाएगा कि सामने शंकर है कि नहीं है। शंकर भेष बदल कर आए थे उनके सामने, तो पार्वती ने उन्हें भगा दिया था। क्योंकि पार्वती को पता था इस बात का कि मेरी निष्ठा जागृत हो चुकी है, मैंने तपस्या की है उसको जागृत रखने में, तो शंकर के अलावा कोई भी आएगा तो वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और शंकर फिर अपने असली रूप में आते हैं तो बताते हैं कि मैं तुम्हारी परीक्षा लेने आया था। परीक्षा किस चीज की? परीक्षा लेने के आपका निष्ठा चक्र चल रहा है कि नहीं चल रहा। इसीलिए सतयुग के युगल भगवान कहे गए हैं पार्वती एंड शंकर, और त्रेता युग के युगल भगवान कहे गए हैं राम और सीता। और द्वापर युग के जो युगल भगवान कहे गए हैं वो कौन है? कृष्ण और रुक्मणी। क्योंकि रुक्मणी ने वरा था, रुक्मणी ने स्वयंवर से कृष्ण को वर्ण किया था, कृष्ण का वर्ण किया था, क्योंकि रुक्मणी का निष्ठा चक्र जागृत था, राधा का निष्ठा चक्र जागृत नहीं था। कारण, क्योंकि राधा का प्रेम जागृत था, समर्पण जागृत था। उसको पता था ये कृष्ण है, और उसको पता था कि मुझे ये नहीं मिलेंगे और मुझे चाहिए ही नहीं। एक्चुअली तो राधा का जो एटीट्यूड था, राधा के जो वो थे, क्वालिटी थी जो समझने वाली है कि कृष्ण तो मेरे बिना रह ही नहीं सकते, जी नहीं सकते। विवाह मतलब ड्यूरेशन पक्की है, मरने के बाद खत्म। लेकिन राधा का जो वो था कृष्ण के साथ, कि राधा को पता था कि कृष्ण उसके बिना जी नहीं सकते, तो इसलिए निष्ठा चक्र के बारे में उनको कुछ मतलब ही नहीं था, निष्ठा चक्र से मतलब ही नहीं था उनको। कन्या, इसीलिए कहा गया है कि हर कन्या को राधा बनना पड़ेगा। और हर पत्नी को सीता बनना पड़ेगा। और वो कन्या जो राधा नहीं बनी वो सीता नहीं बन सकती। कन्या राधा बने और पत्नी सीता। तो आपको विष्णु प्राप्त हो जाएंगे। अब आप देख लो कि आपको कृष्ण चाहिए या राम जी चाहिए, विष्णु के अंश अवतार चाहिए या विष्णु ही चाहिए। आपके पति में विष्णु जागृत है।
और वो तभी होगा जब पुरुष का निष्ठा चक्र जागृत होगा। और फिर जब दोनों के निष्ठा चक्र जब जागृत होंगे अपने अपने, फिर वो योग में आएंगे, तो राम रचित परिवार बनेगा। पुरुष कृष्णांश हो और स्त्री कन्या राधा, मतलब लड़का कृष्णांश और लड़की राधा हो, जब वो दोनों का विवाह होगा, योग में आएंगे, तब जाकर के समझो कि राम रचित परिवार बनेगा। वो परिवार जिसमें हमेशा स्वर्ग उपस्थित रहेगा नौकरी करने को, हमेशा स्वर्ग की वाइब्रेशंस उस परिवार में प्रेजेंट होंगी, हमेशा, एवर। तो ये है विवाह का मतलब, कि जब तक निष्ठा जागृत नहीं, निष्ठा चक्र जागृत नहीं है, फंक्शनल नहीं है, सिंक्रोनाइज नहीं है फेज के हिसाब से, तब तक विवाह करने का, प्रोजेक्ट करने का, कॉन्ट्रैक्ट करने का कोई लाभ नहीं है, सिवाय नुकसान के, सिवाय कष्टों के, सिवाय रोगों के और कुछ नहीं मिलेगा। कष्ट मुक्त जिंदगी जीनी है तो आपको राम रचित परिवार बनाना ही पड़ेगा। अपनी बेटी को राधा बनाओ, तब वो पत्नी के रूप में सीता बनेगी। जो अभी तक हो गया हो गया, अब कम से कम अब अपनी बेटियों को राधा बनाओ और अपने बेटों को कृष्णांश बनाओ। और खुद भी अपने आप को कृष्णांश बनाओ। अभी से प्रोसीजर शुरू कर दो कि आप भी कृष्णांश बनो और अपनी पत्नी को सीता। तो पहले उसको राधा बनाओ, अपनी पत्नी को राधा बनाओ, तो वो सीता अपने आप बन जाएगी। और आप अपने आप को कृष्णांश बनाओ तो वो राधा बन जाएगी, पक्की बात है। और फिर जीवन को आनंद पूर्वक बिताओ, बीतेगा ही बीतेगा। यहां पर एक स्लाइड ये देखो, ये क्या कहता है, कृष्ण के बहु विवाह का तात्पर्य क्या है। कृष्ण तो राम जी के बाद में आए थे और निष्ठा चक्र की जानकारी तो थी उनको, और राधा भी थी उनके पास, उनके साथ, और कृष्ण के विवाह भी बहुत सारे हुए। तो यह समझ में आया नहीं कि ये कहानी क्या है। तो यहां पर बहुत ही सिंपल और साधारण सा कहानी है कि राधा के बारे में सब जानते थे, परंतु स्वयंवर की प्रथा चल रही थी, तो रुक्मिणी ने कृष्ण को वरण किया। तो कृष्ण की मजबूरी थी कि रुक्मिणी से विवाह करेगा ही करेगा, करना ही पड़ेगा उसको। क्यों? क्योंकि कंट्रोल सारा विवाह के जब बात करते हैं तो कंट्रोल सारा स्त्री के ऊपर है, लड़की के ऊपर है। और मैं ये कह रहा हूं कि लड़की को राधा बनाओ, अपनी बेटी को राधा बनाओ। इसका मतलब क्या है कि अगर आप ये समझते हो कि राधा का तो विवाह ही नहीं हुआ था, तो राधा क्यों बनाओ? तो राधा बनाओ का मतलब है, कृष्ण जो है आराधना करते थे गाय की, बैल की नहीं करी उन्होंने, सांड की नहीं करी उन्होंने,
गायकी की। क्यों? बस यही समझने की बात है कि स्त्री के अगर आप वो है क्या कहते हैं उसको, स्त्री की निष्ठा जिसके प्रति है तो वो उसको पा ही लेगी। पा ही लेगी, प्रोवाइडेड उसका निष्ठा चक्र जागृत हो अच्छे से। टेम्परेरी भी हो सकता है, मतलब इसमें इश्यूज बहुत सारे हैं कि गुरु किसी को ऐसा मिल गया या भगवान जी मिल गए और उन्होंने उसका निष्ठा चक्र जागृत कर दिया, तो वो टेम्परेरी रहेगा, क्योंकि अपने आप जागृत किया हुआ परमानेंट होता है, क्योंकि उसको मेंटेन करना आता है। दूसरे के वजह से अगर जागृत, तभी कहा है अपने गुरु आप बनो। तो मैं ये बहुविवाह की जो बात कर रहा था, अब राजा दशरथ के 3 विवाह हुए, तो क्या राजा दशरथ के 3 विवाह हुए थे? क्या कृष्ण के बहुविवाह हुए थे? तो और क्या राम जी के साथ और कोई स्त्रियां नहीं थी जो विवाह करना चाहती थी? मतलब आप सोचो कि क्या ऐसी और कोई स्त्री थी ही नहीं जो राम जी से विवाह ना करना चाहती हो? वो कृष्ण के बहुविवाह हुए, दशरथ के भी बहुविवाह हुए, बहुविवाह हुए, और राम जी के पिता थे दशरथ। तो यहां पर समझने वाली बात यह है कि वो कन्या जिसके प्रति निष्ठा जागृत पुरुष की नहीं है, और वो पुरुष जिसके प्रति, जिसकी निष्ठा स्त्री के प्रति जागृत नहीं है, तो वो संबंध टेम्परेरी तो हो सकता है। अब देखो, राम जी से विवाह करने के लिए रावण की बहन शूर्पणखा गई थी कि नहीं गई थी? सोचकर देखो, तो वो क्यों गई थी और राम जी के पास गई थी? वो क्या था? क्या वो निष्ठा जागरण था? और अगर निष्ठा जागरण था तो राम जी ने पहचाना कि नहीं पहचाना? तो राम जी को पता था, लग गया था कि निष्ठा जागरण नहीं है, शूर्पणखा का निष्ठा जागृत नहीं है, इसलिए उन्होंने मना किया। अगर निष्ठा जागृत होती तो राम जी मना कर नहीं सकते थे। क्यों? क्योंकि कन्या के पास वो इतनी दी गई है, स्ट्रेंथ उसको इतनी दी गई है कि पुरुष मना कर ही नहीं सकता, चाहे वो कोई भी हो। अब लक्ष्मी ने विष्णु को पति वरण कर लिया, तो पूछा थोड़ी था विष्णु से कि मैं आपको पति बना रही हूं। कोई नहीं पूछा उसने, बिल्कुल भी नहीं, कहीं पर भी नहीं। ऐसे ही रुक्मिणी ने पूछा नहीं था कृष्ण से कि मुझे आपसे विवाह करना है। द्रौपदी ने पूछा था कृष्ण से कि मुझे विवाह करना है, नहीं हुआ। पर रुक्मिणी ने कहा मुझे लेकर जाओ यहां से। कितना अधिकार था रुक्मिणी का कृष्ण के ऊपर, तो उसका एकमात्र कारण निष्ठा जागरण चक्र ही था, निष्ठा चक्र का जागृत होना ही था। द्रौपदी में राम के प्रति, कृष्ण के प्रति निष्ठा नहीं थी।
अगर निष्ठा युक्त होती द्रौपदी तो कृष्ण विवाह को मना कर नहीं सकते थे किसी भी हालत में, इवन दो, जबकि वो 16 कला संपूर्ण थे और बहु विवाह हुए उनके, ऐसे नहीं कि एक ही विवाह हुआ। तो ये आप समझें, देखें कि हमें प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है निष्ठा चक्र का जागरण, अपने बच्चों में, अपने अंदर जागरण और सिंक्रोनाइज्ड अपनी हार्ट बीट से। सात फेजेज है लाइफ के, लाइफ के 7 फेजेज हैं और सातों में निष्ठा चक्र जागृत होना चाहिए। अगर आपको आनंद पूर्वक पूरा जीवन बिताना है तो, कष्ट मुक्त जीवन, फेलियर फ्री लाइफ, अगर आपको जीनी है तो ये तो करना ही पड़ेगा आपको, कोई चॉइस नहीं है आपके पास। तो थोड़ा सा हमने समझा, अभी समय होता जा रहा है शायद, तो हमने समझा कि विवाह और उसके कितने प्रकार, स्वयंवर और राम रचित परिवार, स्वयंवर और राम रचित परिवार। जब तक हम क्या करना चाहते हैं, कौन सा विवाह करना चाहते हैं, कौन अपनी लाइफ को कितना कष्ट युक्त, कष्ट मुक्त बनाना चाहते हैं, क्या कंफ्यूजन फ्री होना चाहते हैं, क्या नहीं चाहते हैं, वो सब चीजें आपको जाननी है, समझनी है, फिर चलना है उस राह पर। जाने और समझे बिना चलोगे तो मिलेगा नहीं कुछ। जानना भी पड़ेगा, समझना भी पड़ेगा, सीखना भी पड़ेगा, उपयोग भी करना पड़ेगा, सब चीज टोटल। तो आज के सत्र का समय हो गया है पूरा। अब हम लोग एक वो करते हैं ना, सत्र का समापन करते हैं गाय ज्ञानिता से। गाय जो कि पृथ्वी को पालती है, तो गाय ज्ञानिता का गान करेंगे हम लोग अब, और आज के सत्र को यहीं पर समाप्त करेंगे। इतनी शक्ति हमें देना माता, मन पे विश्वास कमजोर ना हो। इतनी शक्ति हमें देना माता, मन पे विश्वास कमजोर ना हो। अनेक रास्तों में है एक रास्ता, भूल कर भी कोई भूल ना हो। अनेक रास्तों में है एक रास्ता, भूल कर भी कोई भूल ना हो। इतनी शक्ति हमें देना माता, मन पे विश्वास कमजोर ना हो। जय कृष्णेंद्र।